आज हम न्याज़ बनाएंगे, मीठे टिकड़े। रजब के महीने में बनाई जाती है। तो इसके लिए जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं वो मैंने पहले से बना ली है। और मैंने एक मयरिंग लिया है स्पून। ये कप की शेप का मेरे पास था, तो इसके लिहाज से मैंने इसी को मयरिंग के टूल के तौर पे यूज़ किया है। मैंने 2 कप इस तरह के ये मैदे के ले लिए हैं। आप घर में जो रेगुलर कप है वो भी यूज़ कर सकते हैं। जितने पर्सन्स के लिए बनाना चाहें, जितनी रिक्वायरमेंट हो घर की, ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने ये 2 कप मैदा, ये 3 कप हो गए। तो 3 कप के लिहाज से मैंने यहाँ पे 2 चीनी है, ये मेरे पास ब्राउन शुगर 2, और थोड़ा सा और मीठा मैं चाह रही थी कि ये हो, तो मैंने इसमें 2.25 तकरीबन ये कप्स जो हैं वो शुगर ऐड कर दी। इसके बाद मेरे पास ये कोकोनट पाउडर था। तो मीठे में कोकोनट पाउडर की अच्छी खुशबू रहती है, तो मैंने उसके लिए ये कोकोनट पाउडर तकरीबन हाफ़ कप या हाफ़ से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें ऐड किया है। कोकोनट पाउडर डालने के बाद हम इसके अंदर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमारा है, हम इसके अंदर डालेंगे सूजी। सूजी मेरे पास थी पहले से ही, तो मैंने उसको ले लिया। तो एक हाफ़ कप लेना इसमें ज़्यादा मुनासिब रहता है कि क्रिस्पीपन देता है थोड़ा सा, तो इसलिए मैंने ये हाफ़ कप के लिहाज से ले ली थोड़ी सी। और उसके बाद 2-3 चीज़ें इसमें डलती हैं फ्लेवर के लिए ना, तो मैंने इसके अंदर मिल्क पाउडर डाला है। ये एक नॉन एसेंशियल इंग्रेडिएंट है, अगर आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। इतना कोई ज़रूरी नहीं है कि ये आपने डालना ही है। इसकी जगह आप खोया डालते हैं कुछ लोग तो, लेकिन मर्ज़ी है। असल में ये जो टिक्कियाँ हैं ये देसी घी में बनती हैं, लेकिन मेरे पास जो है वो बटर अवेलेबल था, तो मैंने अवन में उसको मेल्ट होने के लिए रख दिया है। तो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमारा बटर है, तो मैं बटर डालने के लिए इसका मेजरमेंट कर लेती हूँ। दरमियान में मैंने ये थोड़ी सी खसखस ऐड की है, पोपी सीड्स, ये भी फ्लेवर के लिए है, अच्छा फ्लेवर और खुशबू देने के लिए। और अब हमने इसमें अब हमने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डाला है ये तिल। और तिल ऑब्वियसली सर्दियों के लिए बहुत अच्छे रहते हैं और थोड़ा सा खुशबू देते हैं और फ्लेवर भी चेंज कर देते हैं, तो ये भी ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो ठीक है। असल में बादाम का पाउडर मेरे पास अवेलेबल नहीं था, लेकिन वो एसेंशियल इंग्रेडिएंट है इसके अंदर, अगर आप वो डालें, क्योंकि आप कोशिश कीजिए कि इसमें जो सारी चीज़ें हों वो ग्राइंडेड हों, ताकि जो आपको ये पकने के बाद टूटे ना, क्योंकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, तो कढ़ाई में जाने के बाद अगर इसमें किसी चीज़ के चंक्स होंगे तो वो फिर टूटना शुरू हो जाएगा, बिखरने लगेगा। तो ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें ग्राइंडेड फॉर्म में आपके पास हों, और ताकि ये वेल कंबाइंड हो जाए आपस में। तो अभी मैं बटर लेने के लिए जा रही हूँ। तो मैंने इसके लिए तकरीबन बटर लिया था, जो हमारा मेल्ट हो गया है अवन में। 1 कप या उससे ज़्यादा लेंगे हम, थोड़ा सा जैसे रिक्वायर्ड होगा, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट होगी आप उसके लिहाज से, क्योंकि मैंने तो 3 कप मैदे के लिए बनाया ना, तो मुझे इसके लिए चाहिए है बटर एक मैंने भर दिया था पूरा। जो ये टूल है मेरे पास मयरिंग, ये मैंने पूरा एक ऐड कर दिया था। अब साथ में मैंने पहले ही निकाल के रख ली थी इलायची, तकरीबन 8 से 10 दाने थे इलायची के जो मैंने खोल लिए थे और उनके दाने अलग कर लिए थे। तो लेकिन मैंने इनको ग्राइंड नहीं किया, क्योंकि मोस्टली लोग इनको पसंद नहीं करते हैं, कि मैं चाहती थी कि अच्छी तरह पूरे बैटर में मिक्स ना हो, अगर किसी को ना हो पसंद तो वो निकाल के अलग रख सकता है, लेकिन खुशबू देने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो अब हम इसको मिक्स करना शुरू करते हैं। बहुत ही सॉफ्ट और जेंटल हैंड से आपने इसको मिक्स करना है शुरू में, तो क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट बैटर होता है। और अगर आपको जितना भी चाहिए रिक्वायर्ड, मैंने वार्म मिल्क रखा था निकाल के, ये मैंने अब कार्डिमम डाल दी है इसमें। वार्म मिल्क मैंने रखा था थोड़ा सा अवन में होने के लिए। तो अब मैं इसको जब गूंदना शुरू करूँगी तो मैं इसमें दूध डालूँगी। जितना जितना दूध डालती जाऊँगी तो ये गूंदता जाएगा, और देखिएगा कि अगर आपने ज़्यादा दूध डाल दिया तो ये बैटर ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके जितना रिक्वायर्ड हो, एक साथ सारा दूध नहीं डाल देना,
वो इसको बहुत पतला भी कर सकता है, और कम दूध डालना इसको बहुत ज़्यादा सख्त भी कर सकता है। ये दोनों चीज़ें जब आप इसको पकाने लगेंगे, ऑयल में फ्राई करने लगेंगे, तो ये आपको थोड़ा सा टफ़ टाइम दे सकती हैं। इसलिए इस रेसिपी को ज़रा गौर से और ध्यान से बनाइएगा, क्योंकि ये बहुत जो है सेंसिटिव किस्म की रेसिपी है। बिल्कुल एज पे आई होती है ख़राब होने के। तो मैंने तो बहुत ध्यान से इसको बनाया, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तो अच्छे बन गए थे। तो हल्के हल्के हाथों से आपने इसको गूंदते जाना है, और ज़्यादा नहीं गूंदना इसको, क्योंकि ये जो है फिर जो है थोड़ी देर इसको रखना होता है, तो वो खुद भी सेटिंग टाइम होता है इसका। थोड़ा सा हल्के हाथों से इसको गूंदते जाएं। एक वक्त में आएगा कि ये आपका बाउल छोड़ देगा और इसमें से ऑयल सेपरेट हो जाएगा। तो अगर आपको लगे कि ये थोड़ा सा अभी भी खुश्क है, तो आप इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर सकते हैं। मेरे पास बटर था, तो मैंने बटर ऐड किया। लेकिन जनरली ये रेसिपी जो है वो देसी घी में बनती है, तो देसी घी इज़ फार बेटर देन दैट, सो यू कैन यूज़ दैट एज़ वेल। आप जो भी चाहें वो इसमें यूज़ कर सकते हैं। देसी घी ये है कि जैसे रूम टेम्परेचर पे सेट होता है ना, तो वो इसको एक अच्छा सा टेक्सचर दे देता है। ठंडा होने के बाद ना ये सब चीज़ें कंबाइन हो जाती हैं। तो बटर में भी वो क्वालिटी, क्योंकि वो देर से थोड़ा सेट होता है। तो मैंने तो इसको थोड़ी देर गूंदने के बाद ना, जब ये मिक्स हो गया था और ऑयल इसका निकल आया था, तो अभी ये थोड़ा सॉफ्ट ही था। मैंने इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए ये कवर करके फ्रिज में रख दिया था थोड़ी देर, ताकि ये थोड़ा सा अपनी जो है वो पूरी शेप में आ जाए, और इसके बाद मुझे इसको हैंडल करने में थोड़ी आसानी रहे। अब मुझे थोड़ा सा इसमें बटर और ऐड करना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये इसकी कंसिस्टेंसी अभी ठीक नहीं हुई है। तो अभी हम थोड़ा सा इसको और गूँदेंगे। जितना अच्छा आपका ये बैटर बना हुआ होगा, उतनी अच्छी आपकी न्याज़ बनेगी, और जो मीठे टिकड़े हैं वो आपके उतने अच्छे बनेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से चाहें तो एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब जैसे सूजी को आप थोड़ा सा कम कर लें तो ये थोड़ी सी और थिक बनेगी, और मिल्क पाउडर को अगर आप हाफ़ कप कर लें, क्योंकि वो दैट वाज फॉर फ्लेवर ओनली, तो वो भी इसको एक अच्छा क्रिस्प और देगा। और क्योंकि बेसिक इंग्रेडिएंट इसके जो है वो मैदा और चीनी है। मैदा, चीनी और ऑयल जो है, ऑयल देसी घी होना चाहिए। तो ये 3 बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं। अगर इनकी क्वांटिटी ठीक होगी तो फिर आपकी ये न्याज़ बिल्कुल ठीक बनेगी। तो इसके बाद अब हमने थोड़ा थोड़ा करके इस पर बटर लगा रहे हैं कि देखें कब ये हमारी जो है वो बाउल में सेट होता है। और उसके बाद हम इसको प्लेस चेंज करेंगे और रेफ्रिजरेट होने के लिए रखेंगे, जिसका अपना सेटिंग टाइम है। तो अब हमने इसको एक अलग बॉक्स में ट्रांसफ़र करने के लिए रख देंगे। अब हमने इसको जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया है बॉक्स में, और हम देख रहे हैं कि अभी ये थोड़ा सा थिन है, लेकिन जब आप इसको रख देंगे फ्रिज में थोड़ी देर के लिए तो ये ठीक हो जाएगा। अब हम इसके बाद जो है हमने थोड़ी देर इसको रखा, देखा कि ये अपनी सही टेक्सचर में आ चुका था। तो हमने फिर थोड़ी सी अपना काउंटर क्लियर किया है और बाकी नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव हुए हैं, जिसमें हमने कुकिंग ऑयल जो है वो प्री हीट होने के लिए रख दिया था। अभी हम ऑयल, अब हमारा जो है वो अभी लो फ्लेम पे है। तो हमने थोड़ी सी डस्टिंग कर ली थी मैदे की, और अब हमने मैदे के अंदर इसको बढ़ाना है, शेप देनी है। यानी सिंपली हमने इस आटे को थोड़ा सा और थिक करना है, गूंद के थोड़ा सा नेट और करना है हमने इसको, और उसके बाद ये और अच्छी शेप में आ जाएगा, एक अच्छा सा टेक्सचर और होगा इसका। तो इसकी थिकनेस के ऊपर ही इसकी क्वालिटी डिपेंड करती है कि अगर ये सही थिक होगा, आप अपने हाथों में देखेंगे अगर ये टूट रहा है तो फिर ये सही नहीं है। अभी मैंने ये ऑयल जो हीट करने रखा था, इसमें मैंने छोटी सी बॉल डाल के टेम्परेचर चेक करने की कोशिश की है। अगर ये बॉल जो है वो राइज़ अप होगी तो हमारा टेम्परेचर जो है बिल्कुल बिल्कुल ठीक टेम्परेचर है जो हमें रिक्वायर्ड है। हमें ये ज़्यादा फ्लेम जो है वो हाई नहीं करना, क्योंकि फिर ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी। इसलिए हमें मीडियम फ्लेम पे ही इसको फ्राई करना होगा, मीडियम टू लो फ्लेम पे। अब दूसरी तरफ जो है हमने उसको सीधा सा गूंद के तो ग्लास से कट कर लिया था, शेप्स दे दी थी। तो शेप्स देने के बाद मैंने एक दो बनाकर तो इसमें डाला है, फ्राई करने की है। तो उसके बाद मैंने अभी इसमें डाल दिया। अब आप ये देखेंगे कि अगर डालने के बाद ऑयल में ये खुलना शुरू हो जाते हैं, इट मीन्स कि ये सही नहीं बने हैं। या फिर ये फ्राई होने के बाद अगर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाते हैं, यानी सख्त हो जाते हैं रफ़ से, तो ये सही नहीं बने हैं, तो कहीं मिस्टेक हुई है। तो सही से रेसिपी फॉलो करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे आपसे हुई है मिस्टेक। अदरवाइज़ ये जैसे ही आप ऑयल में डालेंगे तो फिर ये ठीक
रहेंगे, जॉइन रहेंगे, खुलेंगे नहीं और फ्राई होने के बाद सख्त भी नहीं होंगे। ये 2 मैंने डाले थे फ्राई होने के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ब्राउन हुए थे। मैं अभी आपको इनकी शेप दिखाती हूँ, साथ-साथ मैं और शेप्स बना रही हूँ। आप देख सकते हैं कि उधर मैं नेटिंग कर रही हूँ इसकी डस्टिंग वाले मैदे के साथ। तो साथ-साथ हम इसको शेप भी देते जा रहे हैं और ये हमारी फ्राई भी हो रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम साथ-साथ काम कर रहे हैं सारे। और ये मैंने साइड पर इसको दोबारा से बढ़ाना शुरू कर दिया और क्योंकि आपको टाइम इतना नहीं होता तो मैंने साथ साथ पहले शेप्स बना ली थी, ट्रे में अलग करके रख ली थी और उसके बाद मैंने फिर एक साथ फ्राई किया था। क्योंकि अगर आप बिल्कुल इसको तवज्जो से फ्राई नहीं करेंगे तो मैं भी हो सकता है कि इसका कलर डार्क हो जाए और वो दिखने में इतनी अच्छी नहीं लगेगी और जो चीज़ आँखों को अच्छी नहीं लगती वो फिर खाने में भी अच्छी नहीं लगती। लेकिन ये कि मैं भी आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से इसकी शेप दी है। तो मैंने साथ-साथ इसको ग्लास से कट किया था। कोई भी ग्लास आप घर में ले सकते हैं। ग्लास या कप या जैसी भी शेप या साइज़ आपको रिक्वायर्ड हो। बच्चों के बिस्किट्स भी इसी तरह से बनते हैं या अक्सर वो उनके मिलते हैं स्टार शेप, राउंड शेप्स और वो सब भी आप जो रिंग्स होती हैं उनमें डाल के तो ये कटिंग कर सकते हैं इसकी। लेकिन ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि हमने तो सादा ही रखना था बिल्कुल। तो हमने इसको ग्लास से इसी तरह शेप दे ली। मेरे पास छोटा-सा ग्लास था तो वो सही साइज़ के मेरे तो बन गए थे। और ये ज़्यादा मोटे भी नहीं हैं और ज़्यादा पतले भी नहीं हैं। कुछ को मैंने बेक कर लिया था अवन में क्योंकि ज़्यादा ऑयली कुछ लोग पसंद नहीं करते। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी शेप आई थी मेरी और कलर भी बिल्कुल ठीक था, सॉफ्ट थे